बच्चों, स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट ट्रायगोनोमेट्रिक लिमिट्स को समझेंगे और उस लिमिट के हेल्प से हम किसी भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट को इवेलुएट कैसे कर सकते हैं वो भी समझेंगे। तो क्या है वो इम्पोर्टेंट लिमिट्स, उसे ज़रा देखिए। सबसे पहला है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x इज इक्वल टू 0। और तीसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो ये वो तीन स्टैंडर्ड या इम्पोर्टेंट ट्रायगोनोमेट्रिक लिमिट्स हैं जिसके हेल्प से आप किसी भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट को निकालने में आपको सहायता होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लिमिट्स है इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है ना। तो इसे आप लोग कैसे याद रखेंगे, आप कैसे मानेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसे मैं आप लोगों को प्रूफ करके बताऊंगी। ये जो तीनों इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं इन तीनों को मैं आप लोगों को प्रूफ करके बताऊंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, अब जब x 0 के बहुत नज़दीक है, मतलब जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो साइन x अपॉन x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें एक थ्योरम पढ़ना पड़ेगा और उस थ्योरम का नाम है सैंडविच थ्योरम। तो पहले हम सैंडविच थ्योरम पढ़ते हैं और फिर हम उसके हेल्प से इस ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या है सैंडविच थ्योरम, जरा वो देखिए। सैंडविच थ्योरम सैंडविच थ्योरम क्या है। अब सैंडविच का मतलब आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि वो जो बाजार में सैंडविच बिकता है खाने वाला। हाँ, आप उससे भी रिलेट करके समझ सकते हैं वो सैंडविच कैसा होता है। इस तरह से होता है ना, इसके ऊपर एक और इस तरह से दो रहता है और नीचे जो है कुछ सब्जियां वगैरह भरी रहती है इसके बीच में, है ना। दो ब्रेड के बीच में कुछ सब्जियां सब इस तरह से भरी रहती है, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे जो है ये जो ऊपर वाला ब्रेड है उसे हम एक फंक्शन लेंगे, नीचे वाला जो ब्रेड है उसे हम एक फंक्शन लेंगे और ये जो बीच में जो वेजिटेबल्स होते हैं उसे भी हम एक फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सैंडविच मतलब दो के बीच में एक, है ना, दो के बीच में एक तीसरा। ओके, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे दो के बीच एक तीसरा क्या लेंगे, हम दो फंक्शंस लेंगे और उसके बीच में एक तीसरा फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो उसे समझते हैं कि क्या है वो सैंडविच थ्योरम, क्या है, तीन फंक्शन को किस तरह से रिलेट कर रहा है, क्या है उसका लिमिट। सैंडविच थ्योरम ये कहता है, देखिए क्या है, लेट f(x), g(x) एंड h(x) are three functions such that f of x is less than and equal to g of x and g of x is less than and equal to h of x, ठीक है। ओके, इस तरह से ये तीन फंक्शंस है, इनके बीच ये रिलेशन है। तो अब क्या होगा, अब ये कह रहा है अगर हम मान लें कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू है l एंड लिमिट x टेंड्स टू a h of x है l। तो अब क्या होगा पता है, देन लिमिट x टेंड्स टू a g of x इज इक्वल टू भी होगा l। इट मीन्स डेट, पहले समझिए एक ही, f(x), g(x) और h(x) कोई तीन फंक्शंस कुछ इस तरह से है कि f(x) से बड़ा या उसके बराबर है gx और gx से बड़ा या उसके बराबर है hx।
और हम मान लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू एल, मतलब जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन का जो लिमिट है वो क्या है, l है, मतलब फंक्शन l की तरफ अप्रोच कर रहा है। और उसके साथ हम ये भी मान लिए हैं कि लिमिट x टेंड्स टू एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, मतलब कि जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये जो फंक्शन है एच एक्स वो l की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो जो gx से बड़ा छोटा है f ऑफ x वो भी x टेंड्स टू a पे, मतलब जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वो l की तरफ अप्रोच कर रहा है। एच एक्स जो कि बड़ा है gx से वो भी जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो h ऑफ x l की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये जो बीच वाला फंक्शन होगा वो भी जब x a की तरफ अप्रोच करेगा तो g ऑफ x का वैल्यू भी l ही होगा। आ रही बात समझ में? तो यही है सैंडविच थ्योरम। अगर इसका और इसका लिमिट l है तो इसका भी l ही होगा x टेंड्स टू a पे। आ रही बात समझ में? मतलब मैं gx हूँ तो अगर हम मेरे से छोटे फंक्शन का लिमिट l है, मेरे से बड़े फंक्शन का भी लिमिट l है, तो मेरा भी लिमिट l ही होगा। आ रही बात समझ में? तो इसे मैं फिगर से भी आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। अब इसका फिगर कैसे बनाए? एफ एक्स छोटा है, gx बड़ा है, उससे बड़ा है एच एक्स। तो देखिए जो बड़ा है उसका फिगर थोड़ा ऊपर होगा, gx का उससे नीचे बीच में, और f ऑफ x का उससे नीचे, है ना। जैसे आप यही लाइन जो खींचते हैं y इज इक्वल टू 2, तो इस तरह से खींचते हैं ना, y इज इक्वल टू 8, तो इस तरह से लिखते हैं ना। मतलब जो बड़ा है, 2 छोटा है 8 बड़ा है, तो जो बड़ा है वो ऊपर और जो छोटा है वो नीचे, इस तरह से लिखते हैं। तो जो बड़ा है एफ एक्स छोटा है तो वो नीचे, और एच एक्स बड़ा है तो वो ऊपर होगा। और हाँ, ये बात का ध्यान रखना है कि जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये तीनों फंक्शन का जो लिमिट है वो l ही है। अरे बात समझ में? तो चलिए मैं पहले एफ एक्स और एच एक्स का कर्व ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये मान लीजिए है एच एक्स और ये है एफ एक्स, और ये जो पॉइंट है ये ए पे वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ये जो है आप नीचे देख रहे हैं ये है एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में ये है वाई इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखिए ये जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्स जब ए की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वो इस पॉइंट पे जा रहा है एल पे, और फिर जब एक्स ए की तरफ है तो एच ऑफ एक्स का भी वैल्यू वही पॉइंट, मतलब उसी पॉइंट पे है ना। तो ये जो फंक्शन है वो तो इस दोनों के बीच में होगा। जब इसका कर्व भी हम बनाएंगे जी ऑफ एक्स का, तो वो एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का जो कर्व आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप जो देख रहे हैं उसके बीच में होगा जी ऑफ एक्स। तो चलिए उसे हम ड्रॉ करते हैं। तो इसके बीच से होके पास करने वाला, इस दोनों के बीचों बीच, है ना, से होके पास करने वाला, तो जब बीच से पास करेगा ये जी ऑफ एक्स, इस तरह से बीच से पास करेगा तो वो भी तो इसी पॉइंट को पास करते हुए जाएगा ना, उसी पॉइंट से गुजरते हुए जाएगा ना। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जब एक्स ए की तरफ अप्रोच किया है तो जी ऑफ एक्स का भी वैल्यू क्या होगा, एल ही होगा, ठीक है। तो मैं इसे भी ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये है ये बीच वाला फंक्शन जी ऑफ एक्स, ओके। आ रही बात समझ में? तो ये है सैंडविच थ्योरम। तो अब हम इस सैंडविच थ्योरम के हेल्प से जो है, सैंडविच थ्योरम के हेल्प से हम इस ट्रायगोनोमेट्रिक जो लिमिट है इसको प्रूफ करूँगी। तो इसे मैं जो है, आप इसको जो है अच्छे से समझ के, ये तो समझ गए होंगे आप लोग, याद कर लीजिएगा कि इस तरह का अगर रिलेशन हो और इसका लिमिट एक ही पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा हो तो इसका भी लिमिट वही होगा, ओके। आ रही बात समझ में? अब सबसे पहले मैं इसको करती हूँ प्रूफ कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और मान लेते हैं कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो है आर, ठीक है। इस तरह से आर रेडियस है, और यहाँ पे है जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, ओके।
जहाँ पे थीटा बहुत ही छोटा एंगल है, बहुत ही छोटा है, बस फिगर में मैं ऐसे दिखा दी हूँ, बहुत ही छोटा एंगल है। अब मैं इसका नाम दे देती हूँ ए और ये बी, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम ए। मैं ए से ओ बी जो कि रेडियस है उस पर परपेंडिकुलर डाल देती हूँ इस तरह से, ठीक है। और मैं ओ ए को थोड़ा बढ़ा देती हूँ इस तरह से आगे, और मैं जो एक्सटेंडेड है पार्ट वहाँ से बी पे परपेंडिकुलर डाल देती हूँ और मैं इसका नाम दे देती हूँ सी, ठीक है। अब हम पूरा मतलब कंस्ट्रक्शन तो कर लिए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए से जो ये परपेंडिकुलर डाला गया है उसका नाम मैं ले लेती हूँ डी, डी, और ओ भी तो आर के इक्वल है ही। डी, ए से ए डी परपेंडिकुलर डाला गया, सी से सी बी परपेंडिकुलर डाला गया है ओ बी पे, जो कि ओ बी जो है वो सर्कल का रेडियस है। अब देखिए ए डी छोटा होगा आर्क लेंथ ए बी से, और आर्क लेंथ ए बी छोटा होगा परपेंडिकुलर सी बी से, तो उसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या है जरा देखिए, ए डी जो है ए डी से बड़ा है, क्या ए डी से बड़ा है आर्क लेंथ ए बी, आर्क ए बी, और उससे बड़ा है परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है। इस तरह से मॉड में लिख सकते हैं, मतलब लेंथ है ना वो लेंथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, आपको इस तरह से देखने में लग रहा है ना यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। अब इन ट्रायंगल ओ ए डी में हम साइन थीटा निकालेंगे। इन ट्रायंगल ओ ए डी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है ए डी अपन हाइपोटेनस ओ ए डी अपन ओ ए, ठीक है। तो ओ ए क्या है, ओ ए तो आर है, तो हम लिख सकते हैं क्या, ए डी इज इक्वल टू ओ ए साइन थीटा, यहाँ से ए डी इज इक्वल टू ओ ए साइन थीटा, एंड ए डी इज इक्वल टू ओ ए की जगह पे आप क्या डालेंगे, आर, आर साइन थीटा, इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेती हूँ। आ रही बात समझ में। ए डी मैं इसके लिए निकाल रही हूँ यहाँ पे ए डी। अब हम आर्क ए बी निकालेंगे, तो आर्क क्या होता है, आर्क लेंथ। तो देखिए सर्कल का ये सेंटर है इस तरह से, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, और ये जो लेंथ है आर्क ए बी जो है उसका लेंथ है एल, और वो सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करता है, थीटा रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर, जहाँ पे एल आर्क लेंथ और आर इस सर्कल का रेडियस है, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। तो यहाँ से एल इज इक्वल टू क्या होगा, आर थीटा, यानी कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई एंगल, ये जो एंगल बन रहा है इस आर्क के सबटेंड हो, यहाँ पे एंगल जो बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे आर्क ए बी क्या होगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आर्क ए बी इज इक्वल टू होगा आर थीटा, आर और थीटा, ठीक है। आ रही बात समझ में, आर के बी इज इक्वल टू आर थीटा, मैं इसे इक्वेशन 3 मान लेती हूँ। अब आगे बढ़िए, अब हमें बी सी चाहिए, बी सी, तो अब हम बड़े ट्रायंगल ओ बी सी में चलेंगे। इन ट्रायंगल ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी में क्या है, हम टेन थीटा का यूज़ करेंगे, क्योंकि टेन थीटा की यूज़ करने से हमें ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपन ओ बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपन बेस, और बेस ओ बी का वैल्यू तुम्हें यार पता ही है, इसलिए हम टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपन ओ बी, तो बी सी क्या है, बी सी तो बी सी ही रहेगा, और ओ बी क्या है, आर, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू आर टेन थीटा, इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम 1, 2 और 3 इन सारे वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट अब इक्वेशन फर्स्ट में हम ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये ए डी का, बी सी का और आर्क ए बी का जो वैल्यू है उसे हम इसमें पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे
लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ AD, आर्क लेंथ AB and BC इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या हम प्राप्त करेंगे जब पुट करेंगे तो AD का वैल्यू क्या है, r sin थीटा इज लेस देन आर्क लेंथ AB, r थीटा इज लेस देन, ये क्या होगा BC tan थीटा, r tan थीटा। ठीक है, तो ये है। अब हम क्या करते हैं, इसमें r से डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से r सब में r से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा हमें, यहाँ पे देखिए r से डिवाइड करेंगे तो r से डिवाइड करने पे हमें यहाँ पे आएगा साइन थीटा और ये आएगा थीटा और यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, सब r से r ये सब कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है उसमें हम साइन थीटा से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम इस फॉर्म में लाना चाहते हैं इसको। ठीक है, साइन एक्स अपन एक्स यानी कि साइन थीटा अपन थीटा के फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो हम इसमें साइन थीटा से डिवाइड करेंगे और फिर उसे पलट देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय साइन थीटा, वी गेट, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा ना, मैं पहले लिख ही देती हूँ, साइन थीटा अपन साइन थीटा और थीटा अपन साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू होता ही है और उसको साइन थीटा से डिवाइड करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। आ रही बात समझ में, इसको साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ से ये 1 हो जाएगा और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 और ये थीटा अपन साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 अपन कॉस थीटा। अब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, मतलब इसे पलट देते हैं, तो जब पलटेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज होगा, तो ये तो 1 का 1 ही हो जाएगा और ये साइन थीटा अपन थीटा और ये कॉस थीटा। ठीक है, और अगर हम चाहें तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं कॉस थीटा और कॉस थीटा से बड़ा साइन थीटा अपन थीटा और उससे बड़ा है 1। अब हम क्या करते हैं, लिमिट लेंगे, लिमिट, टेक लिमिट थीटा टेंस टू 0, टेक लिमिट थीटा टेंस टू 0। जब थीटा 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो क्या होगा, थीटा जब 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो क्या होगा, तो चलिए मैं लिमिट ले लेती हूँ यहाँ पे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपन थीटा और लिमिट थीटा टेंस टू 0 और ये 1। अब देखिए जब थीटा 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप इसमें 0 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसमें 0 पुट कीजिए, क्योंकि 0 पुट करने पे हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा है ये फंक्शन, तो 0 पुट करेंगे, कॉस 0 1 होगा, 1, और इसका तो पता नहीं, अभी तो इसका वैल्यू ही निकालना है ना, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपन थीटा और ये तो कांस्टेंट फंक्शन है तो ये तो सीधा 1 ही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपन थीटा का जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा भी है और 1 से छोटा भी है ना, इस तरह का बन रहा है। ओके, बड़ा भी है और छोटा भी है। तो सैंडविच थ्योरम में तो हम यही पढ़े थे ना कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फंक्शन छोटा है, उससे बड़ा ये है और उससे बड़ा ये है ना, ये छोटा है, उससे बड़ा ये है और उससे बड़ा ये है। तो ये जब हम थीटा को 0 की तरफ अप्रोच करवाते हैं तो इसका वैल्यू 1 आ रहा है, इसका भी वैल्यू 1 आ रहा है, तो मतलब इससे छोटे और इससे बड़े जो फंक्शंस है वो थीटा की तरफ अप्रोच करने पे 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी 1 की तरफ अप्रोच करेगा बाय सैंडविच थ्योरम से। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, सैंडविच थ्योरम से हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे ये जो ऐसा मैं लिखी हूँ वो सैंडविच थ्योरम के हेल्प से लिखी हूँ, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं कि मैं ये जो पहला था उसे मैं प्रूफ कर दी हूँ। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे एक्स है, ओके। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब
जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 हमें दिखाना है। तो ये तो मैं आप लोगों को बता दी कि ये इसका ये वैल्यू ये होता है, ठीक है, वो मैं प्रूफ करके आप लोगों को बता दी बाय द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम। अब इसे करना है तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें 0 डालेंगे डायरेक्ट तो ये 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो जो भी रेशनल फंक्शंस होते हैं तो उसमें मैं क्या कही थी आप लोगों को कि रेशनलाइजेशन कर सकते हैं आप लोग। तो रेशनलाइजेशन यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेशनलाइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि रेशनलाइजेशन तो इरेशनल नंबर को रेशनल बनाने के लिए किया जाता है ना, है ना। तो यहाँ पे जो है ये रेशनलाइजेशन नहीं हो रहा है, मैं बस ऐसे ही इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स था तो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसको आसानी से इसके वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म का है तो हम लोग जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 या x अप्रोचेज टू 0 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ये होगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स इस फॉर्म का है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, तो आप पढ़े होंगे फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसीलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ से हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स और एक और साइन एक्स बच जाएगा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट में पढ़े थे या अलजेब्रा ऑफ लिमिट में क्या पढ़े थे कि जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट का लिमिट निकालना हो तो हम दोनों फंक्शन के अलग अलग लिमिट के प्रोडक्ट के इक्वल उसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़े हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू तो 1 होता है, ये है ना 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, इसका वैल्यू जो है ये वाला जो टर्म है ये वाला ये जो है इसका वैल्यू क्या होगा 1 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 इसमें डालने पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, है ना। तो 0 इसमें पुट करेंगे तो साइन 0 अपॉन 1 प्लस कॉस 0, साइन 0 अपॉन 1 प्लस कॉस 0 इज इक्वल टू साइन 0 का वैल्यू 0, मतलब ये पूरा टर्म तो 0 ही हो जाएगा ना, तो ये 0। तो देखिए ये जो लिमिट है ये वाला इसका वैल्यू 0, वो भी प्रूफ हो गया। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इस तरह से लिखेंगे, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 बटा कॉस एक्स। अब अलग अलग लिमिट दोनों में लगा सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या है 1 इंटू, अब इसमें आप 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि 0 पुट करने से एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा इस फंक्शन का 1 अपॉन कॉस एक्स का। तो 0 डालेंगे 1 अपॉन कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा 1 इंटू 1 अपॉन कॉस 0 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1।
तो इसीलिए लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। इट मीन्स डैट कि जब x 0 की तरफ अप्रोच करता है तो tan x अपॉन x का वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करता है। ठीक है, तो ये था 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स, और इसके हेल्प से हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट को किसी खास वेरिएबल पे निकाल पाएंगे इसका यूज करके। ये एक फॉर्मूला की तरह हम यूज करेंगे, और ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बता दी हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करवा देती हूँ। लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा कॉसेक थीटा। अब देखिए ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना। अब इसका लिमिट हमें निकालना है 0 पे, तो कैसे निकालेंगे? तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिख सकते हैं ना, लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा को रहने देते हैं और कॉसेक थीटा के लिए 1 अपन साइन थीटा। जब आप थीटा की जगह पे 0 डालेंगे तो 0 अपन 0 के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला किस दिन काम आएगा? इसी तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए तो मैं आपको ये फॉर्मूला बताई हूँ, तो इसका यूज कीजिए आप। तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे क्या है, थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब हमें न्यूमरेटर में साइन थीटा और डिनोमिनेटर में थीटा चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन थीटा, इसको लिख सकते हैं। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या होगा, ऊपर में 1 है कांस्टेंट फंक्शन और नीचे में ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 का वैल्यू तो 1 ही आएगा, और नीचे में लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 बटा में लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ठीक है ना। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो 1 है तो इसका वैल्यू 1 होगा, और नीचे में भी देखिए इसका वैल्यू 1 है तो 1 डालेंगे इज इक्वल टू 1, मतलब इसका वैल्यू क्या आया, 1 आया है। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप इसका यूज करेंगे। ओके, आ रही बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 13.1 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का, उससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। वहाँ पे हर तरह के फंक्शंस हमें देखने के लिए मिलेंगे और उसका लिमिट हम बहुत आसानी से निकाल पाएंगे दिए गए पॉइंट पे। ओके, तो ठीक है।